जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। देखो भाई, करीब 1 महीने बचे हैं, या यूं मान ले बस 1 ही महीने बचे हैं। किस चीज में? हमारे एग्जाम में, जिसकी तैयारी हम पता नहीं कितने महीनों से कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं। अब जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं भाई, वो वक्त बहुत नजदीक है। अब ये जो 1 महीना होने वाला, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इस 1 महीने में जो हमारी हार्ट बीट रहेगी हमेशा ही धक 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 धक, मतलब हमेशा ही बढ़ी हुई रहेगी। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डर लगेगा, यार ये टॉपिक छूट गया, यार ये नहीं समझ में आ रहा, यार ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, क्या करें। केवल नेगेटिव चीजें इस 1 महीने में आती हैं अपने दिमाग में, केवल नेगेटिव चीजें आती है। हमारा ह्यूमन ब्रेन उस टाइप का है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह जब मैं भी पेपर की तैयारी करता था, तो जब लास्ट के 1 महीने 15 दिन बचे रहते थे, तो केवल नेगेटिव चीजें दिमाग में आती थी कि यार ये वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, अगर इससे सवाल आ गए तो, यार मैथ्स का ये चैप्टर मेरा वीक है, अगर इसी से सवाल आ गए तो, है ना, यार करंट अफेयर्स नहीं किए हैं, इतने ही महीने के किए, अगर उससे 1 महीने पहले का आ गया तो क्या करेंगे। आता है दिमाग में, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत है। अगर ये चीजें आ रही हैं, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लगने दो, वो नेचुरल है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने गोल को लेकर के सीरियस हैं। मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, कि आप उसी व्यक्ति को खोने से डरते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। जिससे प्रेम नहीं होगा, वो जीवन में रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है। सिमिलर विद एनडीए, आप एनडीए को लेकर के सीरियस हैं, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हैं, बस इसीलिए डर लग रहा है कि यार एक छोटा सा मिस्टेक अपने से ना हो जाए जिससे हम अपने गोल से दूर रह जाएं। डर लगना लाजमी है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें उस डर के ऊपर चढ़ के बैठना है कि ऐसे कैसे, तुम कैसे आओगे हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में, देखते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, ये 1 महीना क्रूशल होने वाला बहुत ज्यादा। इस 1 महीने में अगर आपने लगाम अपने हाथ में नहीं रखी, अगर खींच के नहीं रखा, तो सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है, सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। इस 1 महीने में हार्डवर्क भी अपने को स्मार्टली करना है। जितना हार्डवर्क करना था, रगड़ के मेहनत करना था, हमने किया पिछले कई महीनों से। अब थोड़ा सा स्मार्टली उसी काम को करना है। आज इस वीडियो में हम उसी चीज पे बात करेंगे, इस 1 महीने को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, खुद को अपने गोल के 1 कदम नजदीक ले जाने के लिए। देखो, पिछले 2 वीडियोस जो तुमने देखी है, लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी, उससे मैंने इस चीज पे बात करी है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके इतने मार्क्स आते हैं, इसके इतने क्वेश्चन आते हैं। मैं इस वीडियो में उस पर बात ही नहीं करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं, जिसने वो फॉलो किया होगा उसने डिफरेंस देखा होगा। इसमें मैं अलग चीजों पे बात करूंगा कि तुम्हें इस 1 महीने में किस चीज पे फोकस करना है। क्योंकि अगर अब मैं बोलूं ना कि यार इसके इतने मार्क्स आते, इसके इतने मार्क्स आते, इसके इतने मार्क्स आते, इसके इतने मार्क्स आते, तुम कर लो, हो जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं झूठ बोलूंगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा है जिसने बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है, अब वो तैयारी करने जाएगा, तो मेरे भाई सॉरी टू से दिस, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं तुम्हें झूठे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। अगर सिर्फ 1 महीने की तैयारी से एनडीए क्लियर हो जाता मेरे भाई, तो बाकी बच्चे 6 महीने साल भर से क्यों लगे होते, पिछले 3 महीने से बैचेस में या कहीं भी तैयारी क्यों कर रहे होते, वो भी लास्ट के 1 महीने पढ़ते और हो जाता। समझे कि नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमने तैयारी एटलीस्ट की है, उसके बाद तुम्हें गाइडेंस चाहिए कि सर इस 1 महीने को यूटिलाइज कैसे करना, जरा वो बता दो। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं उन टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, ये चैप्टर के इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आएंगे, ये कर लो, ये कंटेंट फॉलो करो, यहां से उठाओ। पिछले 2 वीडियोस में सब कवर किया है। अब जरा बात करते हैं कि भाई लास्ट महीने में करें क्या। तो भाई करने से पहले ये एक वेन डायग्राम देख लो। ये वेन डायग्राम देख लो, क्या लिखा है यहां पे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, बीच में क्या है, एनडीए। जब इन सबका इंटरसेक्शन होगा तो मिलेगा क्या मेरे भाई, एनडीए। इस चीज का ध्यान रखना, ये तीनों चीज चाहिए तुम्हें, डेडिकेशन भी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन भी चाहिए। तब जाकर के तुम यहां पे पहुंचोगे। अगर तुमने ये सब कुछ फॉलो किया अभी तक, तो मेरे भाई टेंशन मत लो, यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनडीए सून, वेरी सून, एकेडमी इज वेटिंग फॉर यू। अब तुम बोलोगे कि सर क्या करें, तो मेरे भाई इस 1 महीने में तुम्हारा कोर फोकस 3 चीजों पे होना चाहिए। कोर फोकस 3 चीजों पे होना चाहिए। जो पहली चीज है वो है रिवीजन, जो दूसरी चीज है
वो है रिवीजन, जो तीसरी चीज है वो है रिवीजन। सर ये क्या आपने लिख दिया, तीनों में तो सेम ही चीज लिखा। हां मेरे भाई, तीनों में सेम चीज लिखा है, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही इस पे होना चाहिए। तुम्हारा कोर फोकस इस एक महीने में रिवीजन पे होना चाहिए। अगर तुम्हारे कुछ टॉपिक अब तक कंप्लीट नहीं भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन टॉपिक को पढ़ो, बट इसके बाद ऐसा नहीं करना है कि नए टॉपिक पढ़ने के चक्कर में हम पुराना कुछ रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अपना कोर फोकस शुड बी रिवीजन एट दिस मोमेंट। रिवीजन के बाद हम कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे। नए टॉपिक में हम बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, जिसके कारण होगा क्या कि हम नए टॉपिक को भी जितना टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे, ना ही नया वाला टॉपिक स्ट्रांग होगा, और पुराना वाला टॉपिक तो टाइम ना देने के कारण वीक हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपने तैयारी करी है तो अभी तक आपका 85-90% सिलेबस तो हो गया होगा, अब 80% सिलेबस तो हो गया होगा, चाहे आपने कहीं से भी तैयारी करी है। तो आप इस 20% के चक्कर में उस 80% को दरकिनार ना करें, उस 80% पे फोकस करें, उस 80% पे फोकस करें। ये 20% को आप थोड़ा बहुत पढ़ के चले भी जाएं तो आपका फायदा होगा। अगर ना भी पढ़ के जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 80% आपका एग्जाम क्लियर करवा देगा। आपने कहीं से भी तैयारी की है, आपका 80% सिलेबस अब तक खत्म हो गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसके अलावा एक और चीज जिस पे आपको ध्यान देना है मेरे भाई, वो है MOCK, मॉक टेस्ट। बार बार इस चीज का जिक्र क्यों करता हूं मेरे भाई? क्योंकि यही वो चीज है जो खेल पलटता है, यही वो चीज है जो खेल बदलता है लास्ट में। आपने लगातार 4 महीने 5 महीने 6 महीने तैयारी करी, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, अगर आपने अच्छे खासे मॉक टेस्ट नहीं लगाए मेरे भाई, मेरी गारंटी के पेपर में जाके आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। किसी बच्चे ने आपसे कम चैप्टर्स तैयार किए हैं, लेकिन अगर वो अच्छे खासे मॉक टेस्ट लेकर के लगा करके जाएगा तो वो मैं गारंटी दे सकता हूं कि शायद आपसे अच्छा स्कोर कर जाए, वहां शायद आपसे अच्छे तरीके से पेपर को डील कर सके। कारण क्या होता है? मॉक टेस्ट का आखिर इंपॉर्टेंट क्या है? सर आप मॉक टेस्ट पे इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं? बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बट इन सबको मैंने केवल 4 पॉइंट में चाहा है कि आपके पास पहुंचा दो। पहला क्या? एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। होता क्या है कि हम चैप्टर वाइज चीजों को जब पढ़ रहे होते हैं, पार्टिकुलरली मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कि जब चैप्टर वाइज चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं, लेट्स से कि अगर हम बात कर रहे हैं सेट थियरी की, लेट्स से हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी की, तो अगर हम उसके सवाल लगा रहे हैं, हमारा दिमाग केवल सेट थ्योरी के बारे में सोच रहा है, तो वहां पे हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर रहे हैं तो हमारा दिमाग बस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, थियरी, इन सब के बारे में सोच रहा है, तो हम वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल किया, अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाएगा, अगला सवाल हो सकता है सीक्वेंस सीरीज का मिल जाए, फिर हो सकता है कैलकुलस मिल जाए, तो हमारे दिमाग को चारों ओर भागना पड़ता है। तो इससे पता यह चलता है कि यार हमारे स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनके सवालों को मैं किसी भी परिस्थिति में सॉल्व कर ले रहा हूं, हमारे वीकनेसेस क्या हैं कि आसान सवालों को करने में भी उस पार्टिकुलर चैप्टर के हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको आपके स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, आपको आपके वीकनेसेस का पता चल जाएगा। अब करना क्या है इसका, करना क्या है इसका बताएंगे, टेंशन मत लो, बताएंगे करना क्या है। उसके बाद दूसरा फायदा क्या है? क्वेश्चन सिलेक्शन। अब देखो एग्जाम में जब मैं बोलता हूं कि भाई पेपर कितना भी टफ आ जाए ना, उसमें से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन तो कैसे भी आएंगे ना कि तुम आसानी से कर सकते हो। और तुम बोलोगे सर मात्र 40-50 क्वेश्चन से क्या होता है? अरे 40 क्वेश्चन बिना गलती के सही करके आओगे तो 100 मार्क्स बन जाते हैं, और तुम मात्र 75 नंबर के लिए रोते रहते हो और 75 नंबर नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन सिलेक्शन सीखा ही नहीं होता है। क्यों नहीं सीखा होता है? आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया होता है। जब आप रेगुलर बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरह के सवाल जब पेपर में आएंगे तो हमें उसे नहीं करना है। कारण क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ये आंसर तो आ जा रहा है, 2.5 नंबर मिल तो रहे हैं, लेकिन उसको एक पन्ने सॉल्व करना पड़ रहा है, एक सवाल में 7 मिनट देना पड़ रहा है, 8 मिनट देना पड़ रहा है, या 5 मिनट भी टाइम देना पड़ रहा है, तो वो बहुत है। और उस चक्कर में होता क्या है कि सर मुझे जो सेट मिला था ना सर, मैं ऊपर से सॉल्व करता हुआ जा रहा था, बीच में बहुत लेंथी सवाल आ गया सर, और जब मैं घर जाके पीछे से पेपर मैंने देखा सर ना, तो बहुत आसान सवाल पीछे थे, बट मैं पहुंच ही नहीं पाया। वो यूपीएससी है, उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं पेपर सेट करने के लिए। पेपर ही इस तरीके से सेट किया जाता है कि बीच में कुछ ऐसे लेंथी सवाल डाल देंगे ना कि जो बच्चा कर तो लेगा, अगर उसका कॉन्सेप्ट ठीक है तो उस
क्वेश्चन को वो कर लेगा, लेकिन इतना टाइम अपना वहां पे खराब कर देगा ना वो कि आसान सवालों को पहुंचे ही ना। लेकिन जो स्मार्टली खेलेगा वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना जानेगा और उसे पता है कि किसमें कम टाइम लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा, वो कम टाइम वाले सवालों को ही करेगा, अपना 2.5 नंबर कलेक्ट करता हुआ जाएगा। मिलने तो 2.5 नंबर ही है, ऐसा थोड़ी है कि अगर ज्यादा टाइम लगाए किसी सवाल में तो तुम्हें 8 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलना है। करेक्ट है। तो मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चन सिलेक्शन सिखा देता है। तीसरा क्या? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, पेपर लिमिटेड टाइम के लिए ही हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब तक तुम्हारा मन तब तक पेपर दे रहे हो। 120 सवाल आ रहे हैं, अपना कोर चीज क्या होना चाहिए, कोर फोकस होना चाहिए एग्जाम में कि यार एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसपे मेरी दृष्टि ना पड़ी हो, जिसपे मेरी दृष्टि ना पड़ी हो। क्योंकि घर जाकर सबसे बड़ा अफसोस इसी चीज का रहता है, यार मैं पूरे सवाल भी नहीं देख पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया होता है, आपने गलत सवालों पर ज्यादा टाइम दिए होते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन पर ध्यान नहीं दिया होता, कभी यहां फुदकते हो कभी वहां फुदकते हो, तो इस चक्कर में पूरा सवाल आप देख ही नहीं पाते हो। तो जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे आपको पता चल जाएगा रेगुलरिटी के साथ कि आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग उस तरीके से सेट हो जाएगा कि खुद ही खुद पता चल जाएगा कि अच्छा अब 1 घंटे हो गए हैं, अब 1.5 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। जब रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते हो तो दिमाग इस तरीके से आपको बताता रहता है, आपको घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, समझे? तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, जिससे आप 120 के 120 सवाल एटलीस्ट देख ले और उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम वाले सवाल निकाल सके। आगे क्या? प्रेशर हैंडलिंग। भाई एग्जाम में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जब घड़ी की सुई ऐसे टक 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 करते जाती है ना आंखों के सामने से, अगर आप के सामने ही ऊपर से घड़ी टंगी हुई रहे, जब देख रहे हैं कि अरे यार अभी एक सवाल सॉल्व कर, कुछ सवाल सॉल्व कर, तो जैसे ही नजर आ रहा शिट आधा घंटा निकल गया। अब उसके बाद जो प्रेशर आता माथे के ऊपर ना कि आप पंखे के जस्ट नीचे भी बैठे रहेंगे ना, पसीने यहां से टपकने लगते हैं। यह चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, तब बता रहा हूं मैं, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, इतने एग्जाम क्वालिफाई करने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं मैं कि ये चीज होती है, ये चीज होती है अगर आपकी तैयारी ढंग से ना हो, अगर आपको प्रेशर हैंडलिंग की आदत ना हो तो मॉक टेस्ट आपको वो कंडीशन प्रोवाइड करता है कि आपके सामने घड़ी चल रही है, आपके सवाल फंस रहे हैं कहीं पे और आप देख रहे हो यार टाइम निकल रहा है, अब तो इतने ही सवाल देखे, इतने ही सवाल देखे, इतने ही सवाल देखे, तो आपको उस प्रेशर की आदत पड़ी रहेगी पहले से, तो आप उस प्रेशर में दबेंगे नहीं, उस प्रेशर को एंजॉय करेंगे। अच्छा ये तो हम पहले ही भी फेस कर चुके हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, यूं निकल जाएंगे इससे, यूं निकल जाएंगे इससे। लेकिन कब? जब आप अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगा के जाओगे। अब दिमाग में आपके ये भी आएगा सर अच्छे खासे मॉक टेस्ट का मतलब क्या, 2 मॉक 3 मॉक, कितने मॉक? भाई सिंपल सी बात है, मिनिमम तो आपको 10 लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 10 लगाने पड़ेंगे। और आपने अच्छे खासे तैयारी अगर आप पहले से कर रहे हैं, जैसे हमारे बैच के कितने स्टूडेंट हैं जो पहले से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने बहुत पहले से उसको उन्हें लताड़ रहा हूं कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी हैं जो 10 मॉक क्रॉस कर चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में जरा बताना तुम लोग कि क्या मॉक टेस्ट का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, चपंडुक्स बता देना जरा कमेंट बॉक्स में, जो लोग मॉक लगा रहे हैं मॉक टेस्ट का बेनिफिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जब मॉक टेस्ट आप रेगुलर लगाते हैं ना तो आपका स्कोर विद टाइम बूस्ट होता है, आप अपनी गलतियां पकड़ते हो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मिनिमम आपको 10 मॉक्स लगाने पड़ेंगे। इन 30 दिन में 10 मॉक लगाने कुछ बड़ी बात नहीं है। हर 3 दिन में 1 मॉक भी आपने लगाया, हर 2 दिन में 1 मॉक आप लगाओ, लास्ट के 1 हफ्ते में आप 1 भी मॉक मत लगाना, ठीक है? कोशिश करो कि 10 मॉक कैसे भी 1 महीने में खींच लो आप। फायदा क्या होगा? 10 मॉक 120 क्वेश्चन, यानी कि आपके पास ये 1200 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन आप देख करके जा रहे हैं। क्या 1200 में से 40 क्वेश्चन में नहीं फंस सकते क्या? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, बहुत प्यारी सी बात कर रहा हूं। अगर आप अच्छे खासे लेवल के मॉक लगा रहे हो, क्या 1200 में से 40 क्वेश्चन भी नहीं फंस सकते? बताओ ऐसा हो सकता है क्या? बहुत आसानी से ये 40 क्वेश्चन फंस सकते हैं मेरे भाई, बहुत आसानी से फंस सकते हैं अगर आप 10 मॉक लगा के जा रहे हो तो। अब जिन्होंने 20 मॉक लगा लिया, कहीं से भी आप लगाओ, अगर आपके पास डिफेंस 1 पास है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, डिफेंस 1 पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं से भी अगर लगा रहे हो, किसी ने 20 मॉक लगाया मेरे भाई तो 2400 क्वेश्चन वो लगा करके जा रहा है सीधे सीधे। बाकी आप क्लास में जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये 2400 क्वेश्चन तो आपके पास एक डाटा है ना कि 2400 क्वेश्चन हम देख करके जा रहे हैं, किस तरह के सवाल करने किस तरह के नहीं करने ये हमें पता है। तो हो सकता है कुछ सवाल सीधे सीधे इससे फंस जाए। आप किसी कहीं से भी आप मॉक लगा रहे हो तो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म ओनली, आप कहीं से भी मॉक लगा रहे हो मेरे भाई तो सवाल फंसेंगे, फॉर श्योर फंसेंगे, समझे नहीं? इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिमाग में आएगा व्हाट टू डू आफ्टर मॉक। सर मॉक तो लगा लिया हमने, रिवीजन रेगुलर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस। मॉक का एनालिसिस कीजिए रगड़ के। अगर 2 घंटे आपने मॉक लगाने पे लगाए हैं तो 2, 2.5, 3 घंटे एक मॉक को एनालाइज करने में भी लगाइए। सर इतना टाइम देना पड़ेगा क्या एनालाइज करने के लिए? एनडीए तुम्हें जाना है, अब तो मुझे जाना नहीं है। मुझे तो जब जाना था मैंने मेहनत करी, मैंने पेपर क्लियर किया, अनफॉर्चुनेटली जो होना था हुआ, नहीं होना था नहीं हुआ। अब तो एनडीए तुम्हें जाना है ना, तुम मेहनत नहीं करोगे कोई ना कोई जरूर करेगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में ये चीजें लगेगी सर इतना एक मॉक पे टाइम देना पड़ेगा क्या? अगर तुम नहीं करोगे कोई ना कोई करेगा और वो जाएगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें उस पीडीएफ में अपना नाम चाहिए कि अगली बार फिर से तैयारी करनी है। अगर पीडीएफ में नाम चाहिए तो रिगरस एनालिसिस करना पड़ेगा। सर कैसे करना है एनालिसिस ये भी बता दो। देखो तुमने मॉक लगाए, कुछ सवाल सही हुए कुछ सवाल गलत हुए। सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है? रॉन्ग क्वेश्चंस को। पहले भी बता रखा, फिर से बता रखा हूं, रॉन्ग क्वेश्चंस को आप पकड़ेंगे कि यार ये आखिर गलत हुआ क्यों है? जब मेरा आंसर आया तो फिर कैसे ये गलत हुआ है? आखिर ये गलत हुआ कैसे? या तो आपने कहीं पे सिली मिस्टेक्स कर दिया हो, या तो गलत फॉर्मूला लगा दिया, या तो तुक्का मार दिया हो। तो मेरे भाई तुक्का अगर मारोगे, अगर यहां तुक्का मारने की आदत रहेगी तो पेपर में भी खुद को रोक नहीं पाओगे। यह मत समझना कि सर हम यहां तुक्का मार ले रहे हैं, पेपर में जाकर के नहीं मारेंगे। तुम फॉर श्योर पेपर में भी तुक्का मारोगे, और यहां तुक्का मारने का घाटा यह होगा कि तुम अपने आप को ढंग से एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुक्के तुम्हारे सही बैठ रहे हैं यहां पर, तुम सोचोगे हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, तुम सोचोगे तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर में अगर वो तुक्के सही नहीं बैठे तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा ना। इसलिए तुक्का नहीं मारना है। सिली मिस्टेक्स अगर हुए हैं तो सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे और उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? कई बार होता है कि गलत फॉर्मूला यूज कर लिया, हमें यूज कुछ और करना था, हमने यूज कुछ और कर लिया, तो उन चीजों को भी देखेंगे, अगली बार वो रिपीट नहीं करेंगे। रॉन्ग क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। उसके बाद किसको देखना? उसके बाद हमें देखना नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन को। नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे फोकस करना। अब नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन कौन से क्यों है वो पहले देखो कि अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो उसके भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि मुझे पता था कि ये सॉल्व कैसे होगा, बट ये बहुत लेंदी होने वाला था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। तो अगर आप इसे यहां छोड़ रहे हो तो वो आप पेपर में भी छोड़ देना लेंदी वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसका सोल्यूशन देख लेना, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? पेपर में छोड़ के आ जाना जरूरत पड़े तो। दूसरा ये हो सकता है कोई ऐसा सवाल है जो आपको बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेगा, यार ये टॉपिक ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा है बट समझ ही नहीं आ रहा यहां हो क्या रहा है। आप जहां से मॉक लगा रहे सॉल्यूशन तो है वहां पे, अब सॉल्यूशन देखें उसका, सॉल्यूशन देखें उसका और पकड़े कि यार इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। अगर आपको लगे कि यार क्या सुंदर सवाल था, क्या ट्रिकी सवाल था, सिंपल सा था बट ट्रिकी था, तो सवाल को उसी समय स्टार मार्क कर लें पिंक कलर से। बैच वालों को पता होगा पिंक कलर क्यों हम बता रहे हैं तो उसे आप स्टार मार्क कर ले उसी टाइम पे। लास्ट में जब आप रिवाइज करेंगे, बहुत लास्ट में, पेपर का 2 दिन 3 दिन पहले, तो आप उन स्टार मार्क वाले सवालों को ही देखेंगे बस, ठीक है? उसके अलावा कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जो आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप प्रिपेयर करो। 1 महीने का टाइम है ना अभी, तो उस टॉपिक को अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो तो अभी आप प्रिपेयर कर लो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये माइंड बना लिया है कि ये चैप्टर ही मैं स्किप कर रहा हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझेगा नहीं? यह भी कारण हो सकता है कि कोई सवाल है, आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है, आपको फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा, यार मुझे पता है कैसे होगा बट फॉर्मूला 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 क्या है, फॉर्मूला भूल रहा हूं। तो आप फटाक से नोट खोलेंगे, अपना नोटबुक खोलेंगे, नोट्स निकालेंगे, वो फॉर्मूला देखेंगे और उसी टाइम उस सवाल को सॉल्व करेंगे और उस फॉर्मूला अपने दिमाग में चेप लेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपने वो चीजें पकड़ ली कि क्यों अटेम्प्ट नहीं हुए थे। अब क्या हुआ, जो रॉन्ग हुए थे वो भी हमने डील कर लिए, जो अटेम्प्ट नहीं हुए थे वो भी हमने डील कर लिए। अब विद टाइम क्या होगा ना कि आपके मिस्टेक्स कम होते जाएंगे, जब आप नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ाते जाएंगे तो आपके मिस्टेक्स कम होते जाएंगे, आप अपनी गलतियों से सीखते हुए जा रहे हैं। आपके अटेम्प्ट भी विद टाइम बढ़ेंगे, आपकी स्पीड क्योंकि बढ़ रही है, सवाल रिपीट भी तो होंगे ना भाई मार्क्स में, बिल्कुल होंगे, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, मार्क्स भी बढ़ेंगे। और जब मार्क्स बढ़ेंगे तो फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हां
अब मैं सही रास्ते पे हूं, अब मेरा एनडीए निकल सकता है। इसलिए मॉक टेस्ट इज द की इन दिस लास्ट 1 मंथ। मुझे अगेन मैं बोल रहा हूं, यह पूछना भी मत कि सर कौन कौन से टॉपिक को करें। अगर आपने अब तक यह डिसाइड नहीं किया कि कौन कौन से टॉपिक को करें, तो मेरे भाई शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा, शायद बहुत देर हो चुकी है। तो इन चीजों पे आप फोकस करें। मेरा वादा है मेरे भाई, 1 महीने बाद आप खुद को धन्यवाद बोल रहे होंगे, खुद को धन्यवाद बोल रहे होंगे आप। मेरा वादा है ये, ठीक है। होपफुली इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि इस 1 महीने में आपका ध्यान कहां होना चाहिए, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। अच्छा, क्या कुछ नहीं करना है भी अगर बात कर लूं थोड़ा सा 2 मिनट, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लो, अपने वक्त को खुद को दो इस 1 महीने में, कुछ लोगों से भी दूरी बना लो, थोड़ा सा खेल कूद से भी दूरी बना लो इस 1 महीने में। जनरली मैं प्रोत्साहित करता हूं कि हाँ खेलने जाओ, डिफेंस हेल्पमेंट और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, ऐसे कैसे खेल छोड़ दोगे। लेकिन इस 1 महीने में बड़े भाई की सजेशन मान लो, जरा सा खेल कूद से दूरी बना लो, क्योंकि आप वहां जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लगाएंगे अपन 2 घंटे, वो यहां हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। आधे घंटे घर पे वर्कआउट कर लो, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। अगर जिम जाने वाले हो तो 1.5 घंटे का जो वर्कआउट सेशन उसको 45 मिनट में रैप अप करने का कोशिश करो। पॉइंट को समझना कि हमें जहां से पॉसिबल हो वहां से वक्त बचाना है, जहां से पॉसिबल हो वहां से वक्त बचाना है। अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर दो, जंक फूड एंड ऑल बंद ही कर दो, एक महीने खाओ ही मत, छोड़ दो। क्योंकि अगर एक बार तबीयत खराब हुई ना, चीजें बिगड़ जाएंगे, लास्ट में बहुत अफसोस होगा कि सर का कहा मान लिया होता, बाहर की चीजें नहीं खाई होती, तबीयत खराब नहीं होता, मौसम भी वैसा सही हो रहा, बरसात आ रही है, तो फिर जरा संभल के हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। समझे मेरा भाई? बस 1 महीने इन चीजों पे फोकस करें। मेरा वादा है एनडीए तुम्हारा होगा, एनडीए तुम्हारा होगा। अंत में बस इतना ही बोलूंगा मेरा भाई, THANKYOU, थैंक यू। होपफुली आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ, और कहीं ना कहीं आप ये सीख गए होंगे कि अच्छा ये चीजें हम गड़बड़ कर रहे थे जो अपने को चेंज करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो से क्या आपकी मदद हुई है ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।